गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में अगस्त और 12th पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। द हिंदू पीआईबी के लार्जली करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे और उसे एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो 10 टॉपिक्स के अंदर हम 127 अमेंडमेंट बिल के बारे में जानेंगे। इसको लेकर एक वीडियो भी मैंने कल बनाया था 2 से 3 मिनट का, जो कि इसको एक्सप्लेन करने को लेकर था द हिंदू में से। क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूसा डीकम्पोजर्स के बारे में जानेंगे, स्माइल स्कीम NM-EEE के बारे में जानेंगे। लायन न्यूज में थे तो आईयूसीएन स्टेटस जानने वाली है। मैप को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेट जीरो एमिशन को लेकर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है, एंड देन बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए फाइनल क्वेश्चन जो हमारा होगा यूज एंड थ्रो स्लीपर्स को लेकर होगा। चलिए, 50 डेज की सीरीज को आप exam.network.com पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ दिस सीरीज विल हेल्प यू कवरिंग static subjects in a very minimum time, covering all the important topics for the upcoming examination. If you are appearing for 2021 examination, तो उनके लिए ये सीरीज है ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आप अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग बना सके। 2022 वालों के लिए ये सीरीज नहीं है, उनके लिए मिशन यूपीएससी 2022 है, बट हाँ, मिनिमम पॉसिबल टाइम में, कम से कम टाइम में आप स्टैटिक पोर्शन को कवर करना चाहते हैं, यू कैन गिव इट अ शॉट। चलते हैं यहाँ पर, टारगेट को सेट करते हैं। तो बताइए यहाँ पे कितना टारगेट सेट करेंगे। 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको बताना है कितने एमसीक्यूज आप टारगेट लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर आप सही करने वाले हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 एमसीक्यूज की है एज यूजुअल। अपने जो टारगेट स्कोर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट 127 अमेंडमेंट बिल, जिसे रिसेंटली भी पास किया गया है, एक्ट बनाया गया है। तो ये किससे रिलेट करता है? क्या ये एससी से रिलेट करता है, एसटी से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, या फिर ओबीसी से? टाइम पीरियड मैं आपको दे देता हूं। ये इस तरीके का बिल था जब पूरा पेंडेमोनियम चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन जो है वो हमारे सेशंस को चलने ही नहीं दे रही थी। उसके बावजूद भी ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर यूनैनिमिटी जो थी एक देखने को मिली, एक कंसेंसस जो था रूलिंग पार्टी के अंदर एज वेल एज अपोजिशन के अंदर देखने को मिला। और 127वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि ओबीसी लिस्ट को लेकर है, जिसमें मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, प्लीज उस 2 से 3 मिनट के वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा बताया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट, राज्य जो थी, उनकी पावर जो थी वो ले ली गई थी ओबीसी लिस्ट बनाने को लेकर, लेकिन उसी पावर को रीइंस्टेट किया गया इसी बिल के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लोकसभा पास्ड द 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021, जिससे कि क्या किया जा रहा है, ओबीसी लिस्ट बनाने की जो पावर है स्टेट्स को जो उनसे ले ली गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ ये पावर थी, वो अभी रीइंस्टेट करी जा रही है। सो आंसर विल बी ओबीसी। ये मैंने आपको कल दिखाया भी था, जो पूरा इन्फोग्राफिक द हिंदू में अपीयर हुआ था। सो बिल जो है ये क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है टू आइडेंटिफाई ओबीसी दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये जो मई 2021 के ऑर्डर के हिसाब से पावर ले ली गई थी और सेंटर को ऐसा करने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे रीइंस्टेट किया जा रहा है। अमेंडमेंट जो है ये जो अमेंडमेंट हमारी 127 है, देखिए ये तो अमेंडमेंट बिल है ना, जब ये एक्ट बनेगा, ये तो बिल है हमारा, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। और ये कौन से नंबर की हमारी अमेंडमेंट एक्ट बनने वाला है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 127वीं अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जब ये एक्ट बना तो नंबर कैसे चेंज हुआ, वो नंबर जो है नया नंबर, वो मुझे बताइएगा। यहां पर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर है। पूछा गया है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है। द कोर्ट हैड डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश द क्रिमिनल हिस्ट्री। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि आप क्रिमिनल हिस्ट्री जो आपके कैंडिडेट्स की है उसको यहाँ पर पब्लिश करिए। किसने कहा ये? कोर्ट ने। क्या ऐसी डायरेक्शन दी गई थी पॉलिटिकल पार्टी को? हो भी सकता है। Court further ordered the Election Commission of India to launch a dedicated mobile app for voters to get details of the criminal history of the candidates. यहाँ पे कोर्ट ने कहा, ऑर्डर किया किसको? इलेक्शन कमीशन को, कि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाइए ताकि जो वोटर्स है, हम जैसे जो लोग हैं, वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देख सकें कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं, कौन क्रिमिनल है या नहीं है, इसकी डिटेल्स जो है वो इस ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। क्या इस तरीके की बात भी करी गई थी? ऑर्डर दिया गया था। 10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, सोचिए। बिकॉज शुरुआत में क्या होता था, देखिए शुरू में अगर आज से काफी साल पहले की बात करेंगे तो जो पॉलिटिक्स में लोग आते थे उनको सपोर्ट किया जाता था मसल पावर के द्वारा। तो जो यहां पर गुंडे होते थे वो क्या करते थे, वो वेरियस पार्टीज के मेंबर्स को या फिर वेरियस एस्पिरेशनल लोगों को जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहते थे उनको सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर जगह में ए जो है वो वहां का सो कॉल्ड भाई है, ठीक है, वहां का गुंडा है,
और बी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले ही इलेक्शन लड़ भी चुका है, अभी उसको इलेक्शन लड़ने और जीतने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। तो ये क्या होता था, आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा, तो ए बी को सपोर्ट करता था कि ठीक है मसल पावर मैं आपको देने वाला हूं, आप इलेक्शन लड़िए और जीतिए, देखता हूं कि कौन आपके अगेंस्ट में वोट करता है। तो इसमें ये अपने गुंडों को यूज करता था और कोशिश यही करी जाती थी कि सारे लोग जो है वो बी को वोट देने के लिए जाएं, और जो बी के अगेंस्ट में वोट देने जा रहा है उसको जाने बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। बूथ कैप्चरिंग करी जाती थी, पूरे के पूरे बूथ को ही, जहां पे लगता था कि उनका कैंडिडेट नहीं जीत रहा है वहां से जो आपके वोटिंग के आपके बकेट्स होते थे उसको ही ले लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके के इंसिडेंट्स जो होते थे वो पुराने टाइम में देखने को मिलते थे। बट यहां पर ये जो आपके क्रिमिनल्स थे इनको भी ये रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि वाई आर वी सपोर्टिंग दिस गाय। ठीक है, ये जो व्यक्ति बी है ये जीत के तो मेरी वजह से ही आ रहा है, उसके बाद जब हम इससे मिलने जाते हैं हमसे मिलता भी नहीं है, एंड इससे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हर चीज के अप्रूवल के लिए। तो बेटर ये ना हो कि हम खुद ही इलेक्शन लड़ ले। ठीक है, तो यहां पर इनको इस तरीके से समझ में आया कि अगर हम इलेक्शन खुद ही लड़ लेते हैं तो हमें किसी को सपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और किसी के आगे जाकर रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। और वहां से फिर क्या होता है, ये जो बी थे इनको हटा ही दिया जाता है, और जो यहाँ पर लोकल आपके क्रिमिनल्स होते हैं उनको ये समझ में आता है कि पॉलिटिक्स जो है दिस इज द बेस्ट बिजनेस, इसके अंदर जाना बेहतर रहेगा, पैसा भी मिलता है आपको, और यहाँ पर जो काम आपके रुके हुए होते हैं वो भी जो पावर इसके साथ आती है उससे पूरे हो जाते हैं। सो ये चीज जो है पिछले कुछ सालों के अंदर एक ट्रेंड जो था वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक जो लोग दूसरे लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए सपोर्ट किया करते थे अभी वो खुद ही यहाँ पे जो सो कॉल्ड बाहुबलीज होते हैं ये अपना खुद इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं और जीतकर आ भी रहे हैं। इसी वजह से जब कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि देयर आर वेरियस पॉलिटिशियंस जो कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसको लेकर जनता को तो बताइए ना। देखिए वैसे तो जनता को भी पता होता है, ये कोई नई चीज नहीं है कि जनता अगर मिस्टर एक्स को वोट करने जा रही है तो उनको पता नहीं है कि मिस्टर एक्स का बैकग्राउंड कैसा है, बट क्योंकि मिस्टर एक्स ने कुछ फ्रीबीज दे दिए, ठीक है, कुछ 100 200 500 रुपए की फ्रीबीज दे दिए, तो इसके लिए जो जनता है वो अपना जो जमीर होता है उसको भी बेचकर वोट कर देती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मिस्टर एक्स कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो। ठीक है, तो यस जो एजुकेटेड क्लास, जो आप जैसी एजुकेटेड क्लास है उनको तो ये चीजें हेल्प करेंगी, क्योंकि यहां पर जब क्रिमिनल हिस्ट्री को बताया जाएगा, एप्लीकेशन को लेकर आया जाएगा, तो आप लोगों को एक अवेयरनेस मिलेगी कि इस व्यक्ति को वोट नहीं देना है क्योंकि इसके ऊपर रेप चार्जेस हैं, और जिसमें से रेप चार्जेस जो है उसके अलावा मर्डर चार्जेस हैं, जो कि हो सकता है उसमें से काफी सारे ऐसे हो जो कि काफी हद तक प्रूव हो भी चुके हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस होगा, लेकिन फिर भी a major portion of the population, in spite of knowing these things, but just because they are getting the freebies, they will still vote for this guy। ठीक है, तो यहां पे जो मिस्टर ए है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में रेप चार्जेस हैं, जिसके अगेंस्ट में मर्डर चार्जेस हैं, अभी मैं चार्जेस कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रूव हुए, लेकिन लार्जली यही होता है, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि चीजें प्रूव होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन काफी सारी चीजें अपरेंट भी होते हैं, एक कैरेक्टर से भी आपको पता चल जाता है इस व्यक्ति ने क्या मर्डर या रेप किया होगा या नहीं किया होगा। तो इस तरीके के चार्जेस होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका है हमारे समाज के अंदर, वो फिर भी ऐसे लोगों को वोट देगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने इलेक्शन से पहले कुछ फ्री चीजें जो हैं वो यहाँ के लोगों को बांट दी, यहाँ के लोगों को दे दी। ठीक है, लेकिन जो टारगेट किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो आप जैसी जनता को किया जा रहा है जो एजुकेटेड है, ठीक है, जो अवेयर है, और भी अवेयरनेस आपको लानी जरूरी है, ताकि फ्यूचर के अंदर ये जो ट्रेंड है जिसमें फ्रीबीज की वजह से 100 200 500 रुपए के पीछे आप अपने वोट को चेंज कर देते हैं, ये जो जनता है इसको अलग करके आप लोग जो कि यहां पर ऑनेस्ट पर्सन को ही लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, उन लोगों को अवेयरनेस करने के लिए ये दोनों चीजें लाई जा रही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, यहां पे कुछ डेटा जो था वो भी दिया गया था जिससे हमें ये पता चलता है ऑलमोस्ट हर पार्टी के अंदर इस तरीके के क्रिमिनल्स जो है पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि पूसा डीकंपोजर्स को लेकर है। रिसेंटली से न्यूज में देखा गया था, ये किससे एसोसिएट करता है? क्या ये कल्टीवेशन से एसोसिएट करता है, प्रोडक्टिविटी से रिलेट करता है, स्टबल बर्निंग से, या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से? मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप करिए आंसर। यहां पर मल्टीपल एफर्ट जो है वो यहां पर लिए गए हैं ताकि एक लो कॉस्ट कैप्सूल, दैट इज पूसा डीकंपोजर टेक्नोलॉजी, जो कि ICAR के द्वारा डेवलप करी गई है टेक्नोलॉजी, विच इज लो कॉस्ट कैप्सूल, जो है इसके इंपैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चर के द्वारा पूसा डीकंपोजर टेक्नोलॉजी को लेकर आया गया है, और इसमें क्या होगा, जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है अक्रॉस द कंट्री। देखिए क्रॉप रेसिड्यू क्या होता है, जब यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन कर लिया, कटाई हो गई, उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है आपका खेत के अंदर,
उसको किसान क्या करते हैं, उसको किसान जला देते हैं, जिसे कि स्टबल बर्निंग कहा जाता है, पराली जलाना कहा जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के सीएम बार बार इस चीज को लेकर आवाज उठाते हैं कि आसपास की जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब है, राजस्थान है, वेस्टर्न यूपी है, वहां पर पराली जलाने की वजह से दिल्ली के अंदर खासतौर पर विंटर के पीरियड के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेकार हो जाता है, काफी खराब हो जाता है, क्योंकि वहां से पराली जलाने की वजह से काफी सारा पोल्यूशन जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर करता है। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी लाई गई है, दिस इज कंसर्निंग टू जो आपका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, उससे रिलेट करता है। तो यस, इनडायरेक्टली आपके स्टबल बर्निंग से भी रिलेट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके अंदर क्या होगा, जो स्टबल है उसको जलाने की बजाय जो किसान है उसको एक मैन्योर के तौर पर कन्वर्ट कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए स्माइल स्कीम के बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे पहले भी हमने देखा है, दोबारा से ये न्यूज में थी। स्माइल स्कीम किससे रिलेट करती है? बेगर से, दिव्यांग से, थर्ड जेंडर से, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया स्माइल स्कीम के बारे में, स्माइल स्कीम जो कि बेगर्स को लेकर आई गई है, उसके बारे में जानकारी जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्माइल की फुल फॉर्म क्या है बताइए? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया था, विच स्टैंड फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इसके अंदर सब स्कीम जो आपकी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, वो भी इंक्लूड है। फोकस क्या है स्कीम का? फोकस यही है कि हमें क्या करना है, हमें रिहेबिलिटेशन करना है। किसका? बेगर्स का। मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इफ नीड बी वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड देम काउंसलिंग, काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बेगर्स के पास अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है, वो भी यहां पे प्रोवाइड करनी है। एंड एजुकेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोवाइडिंग स्किल, स्किल डेवलपमेंट करना ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज व्हेन दे हैव द स्किल देन दे डोंट नीड टू बैक, उनको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करके अपना जो लाइवलीहुड है उसे अर्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात कर रहा है NMEEE को लेकर पूछा गया। NMEEE के अंदर इन चारों में से क्या क्या आता है, आपको बताना है करेक्ट क्या है। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं और बताता हूं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को अबाउट द NMEEE। व्हाट इज NMEEE? दिस इज द नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो हमारा नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, इसमें पैट भी आता है। अब पैट क्या फुल फॉर्म बताऊंगा, MTEEE भी आता है, EPFP भी आता है, FEED भी आता है। ये 4 सबमिशन है इसके अंदर, जिसके बारे में अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू द फुल फॉर्म एज वेल। आंसर क्या हो जाएगा? डी, NMEEE, दैट इज नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर ये चारों आते हैं। पैट, ट्रिपल पी, पैट क्या है? परफॉर्म अचीव ट्रेड, परफॉर्म अचीव ट्रेड। ट्रिपल पी क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। देन आपका है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। 50 डेज की सीरीज जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए है, एक तरीके से आपकी रिवीजन सीरीज है, और आपका एक क्रैश कोर्स है जिसको आप एनरोल करा सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। और अगर आप वैल्यू एडेड मटेरियल जो है उसको भी चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर 100 डे सीरीज। और मेंस कंसर्निंग भी अगर आप आंसर राइटिंग भी चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर 200 डे सीरीज, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइम। अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, देन 100 और 200 डेज के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कम टाइम अवेलेबल है, देन यू कैन गो फॉर 50 डेज रिविजन सीरीज। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली नो नीड टू गो फॉर द क्रैश कोर्सेज, तब आपको एक फुल फ्लेज कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि अभी टाइम भी आपके पास है और आपका जो बेस है वो इसके थ्रू बन जाएगा, जिसमें आप एनसीईआरटीज को पहले कवर करते हैं और फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक्स के जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पर कवर करना शुरू करते हैं, अलॉन्ग विद राइटिंग प्रैक्टिस। वीकली टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको इन सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। वीकली टेस्ट भी आप कंडक्ट करेंगे, मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी एक असेसमेंट जो है वो यहाँ पर होती चलेगी। चलिए exam.netmock.com पे देयर आर फ्री कोर्सेज ऑल्सो, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर एनरोल जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ लायन? लायन अभी न्यूज में था, तो लायन जो है ऑगस्ट 10th इज द डेट जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीट किया ऑल दोस पैशनेट अबाउट लायन कंजर्वेशन ऑन वर्ल्ड लायंस डे। वर्ल्ड लायंस डे जो है ऑगस्ट 10th को हम ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रीट किया गया है, इस वजह से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्या ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, या फिर नन ऑफ द अबव? लायंस किस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है आईयूसीएन के हिसाब से, ये आपको बताना है। एंड यहाँ पे लायंस जो है दे आर लिस्टेड अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज इन शॉर्ट आईयूसीएन कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, यहां पर बात करी जाए वास्ट मेजोरिटी ऑफ देयर हैबिटेट जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्पीसीज का नंबर कम होने का मेजर रीजन ये होता है कि उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर प्राइमरीली हमें देखा है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इनकी संख्या के कम होने का। एंड पोचिंग जो है, जिसमें जो शिकारी है इनको मार देते हैं इनके बॉडीली पार्ट्स के लिए, जिसको मार्केट में सेल किया जाता है, उसकी वजह से भी। और एक होता है ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग आपने मूवीज में भी देखा होगा, वैसे सुना भी होगा, जब लोग सिर्फ अपने शौक के लिए इनको मारते हैं। ठीक, और कुछ लोग तो इनकी बॉडी का एक पार्ट अपने घर पे भी रखते हैं दिखाने के लिए, लोगों के आगे ये बताने के लिए, और प्रोबेबली सम ऑफ देम इवन पोस्ट द सेम थिंग ऑन द सोशल मीडिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए देखिए इस लायन को मैंने मारा है। चाहे वो लायन के साथ फोटो खिंचवाए, या फिर उसके किसी बॉडीली पार्ट को घर ले जाए, या फिर उसके किसी क्लॉ को अपने गले में डालकर रखे। ठीक है, सो ट्रॉफी हंटिंग जो है जिसमें बिना किसी रीजन के, देखिए यहाँ पे पोचिंग में क्या किया जा रहा है, आप उसकी जो बॉडीली पार्ट्स हैं उसको सील कर रहे हो। ठीक है, सो मनी कुड बी द फैक्टर हियर। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हो रहा है, डिफोरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, वो भी यहाँ पे एक मेजर फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे ट्रॉफी हंटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे मेजर फैक्टर सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, की विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस कोटेशन आई हैव एडेड फॉर यू, क्योंकि यूपीसी जो मेजर थिंग है वो आपको इससे एसोसिएट होती हुई दिखाई देगी। सो अभी क्योंकि एग्जाम इज कमिंग नियर बाय, सो आपको भी अपना बीस्ट मोड जो है वो ऑन करना पड़ेगा, और यहां पर और भी फेरोशियस तरीके से अभी अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी बिना थके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। मैंने आपको 3 लोकेशंस दिए और कल भी बताया था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो आपका अक्साई चिन और हमारा लद्दाख वाला रीजन है, यहां से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में भी ये आ रहा है, और यहाँ पे मैप रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। गोगरा, गलवान, पैंगोंग सो, ये 3 लोकेशन मैंने आपको दिया, आपको इसे साउथ टू नॉर्थ लगाना है। ध्यान से सुनिए, इसे साउथ टू नॉर्थ लगाना है। साउथ टू नॉर्थ क्या होता है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ टू नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर लगाना है। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। गोगरा, गालवान, पैंगोंग सो। गोगरा काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली इंडिया चाइना के जो कमांडर लेवल मीटिंग थी वो यहाँ पर हुई थी, ताकि एक नॉर्मलिटी जो है वो एलएसी के ऊपर मेंटेन करी जा सके, और गोगरा ही वो रीजन था जहां पे डिसएंगेजमेंट की बात करी गई थी। आइए मैप के ऊपर देखते हैं इसे। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साउथ टू नॉर्थ मतलब नीचे से ऊपर जाना है हमें। सबसे नीचे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा पैंगोंग सो, साउथ ऑफ पैंगोंग सो, नॉर्थ ऑफ पैंगोंग सो, ये तो पैंगोंग सो हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे आपको ये गोगरा दिखाई देगा, दिस इज गोगरा राइट। हॉट स्प्रिंग भी आपको यहाँ पे PP15 दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको PP14 जो है गालवान वैली दिखाई देगी। उसके ऊपर जाएंगे तो ये वाई जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दौलत बेग ओल्डी जिसे DBO कहा जाता है, और फिर कराकोरम पास जो है PP1 आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे नीचे के साउथ टू नॉर्थ में जाएंगे तो पहले पैंगोंग सो आएगा, फिर गोगरा आएगा, और फिर गालवान आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पैंगोंग सो सबसे नीचे था, फिर गोगरा था, और फिर गालवान था, मतलब 312। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 312 कहां पर है, डी के अंदर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। वैसे मैं आपको बता दूं 12 राउंड्स की मिलिट्री लेवल टॉक्स जो है दोनों के बीच में हो चुके हैं, जिसके अंदर क्या किया गया, हमारे यहाँ से जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए, उनके वहां से आए, और यहाँ पे डिसएंगेजमेंट करने की कोशिश करी गई चाइनीज साइड से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज रेकमेंडेड by IPCC to become the net zero emission for countries to strive। तो यहाँ पे IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आजकल काफी न्यूज में है। 1995 में पहले अपनी रिपोर्ट लेकर आया था, उसके बाद 2001 में एंड टाइम एंड अगेन 5 रिपोर्ट्स ऐसी जो है वो इनके द्वारा लेकर आई गई हैं। अभी रिसेंटली जो इनकी छठी रिपोर्ट, द 6th रिपोर्ट 2021 के अंदर, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इशू किया गया। अभी भी 2 पार्ट आने बाकी हैं, लेकिन इन्होंने रेकमेंड भी किया है कि अगर कंट्रीज को नेट जीरो बनना है, वो कब तक यहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है। तो आपके हिसाब से आपने पढ़ा होगा कब तक का टारगेट इनके द्वारा रेकमेंड किया गया, 2030 तक नेट जीरो होना चाहिए, 2050 तक, 60 तक, या फिर 25 तक। आईपीसीसी के जो ऑथर्स हैं, जिन्होंने अभी क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस जो यहाँ पे असेसमेंट रिपोर्ट का नाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जो वार्मिंग है वो काफी तेजी से हो रही है। जो यहाँ पे आपके जो मेल्टिंग ऑफ द सी है
मेल्टिंग ऑफ द आइस है वो काफी तेजी से हो रही है, और साथ ही साथ जो सी लेवल राइज है वो काफी तेजी से हो रहा है। ये कुछ चीजें बताई गई हैं जिसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग जो है वो भी आपको लो लेवल एरियाज के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो 1.5 डिग्री जो हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो अपने टेम्परेचर को कर्टेल करने की बात करते हैं, ये भी कहा गया कि 2040 तक ब्रीच हो जाएगा। बात करी जाए कि यहाँ पे जो रिकमेंडेशन दी गई है, ये कहा गया कि कंट्रीज शुड स्ट्राइव टू अचीव द नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन जो है वो 2050 तक अचीव कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी जो 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 2014 के अंदर आई थी लास्ट रिपोर्ट हमारी, और 6th जो है 2021 के अंदर आई है। भारत कब तक नेट जीरो बनने वाला है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट को लेकर है। पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं, बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होती है। 2 स्टेटमेंट है, सोचिए। रिसेंटली यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने जेफ को लॉन्च किया। जेफ क्या है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी फंडेड लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यहाँ पे जेफ फंडेड स्कीम जो है इसको लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेफ तो पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन जेफ फंडेड लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसको यहाँ पर लेकर आया गया है, ताकि बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट जो है इनकी फंडिंग जो है कम से कम कॉस्ट के अंदर करी जा सके। एंड यस, यहाँ पे फंडिंग के लिए हमें जेफ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यस दे आर कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, और इसमें ऑपरेशन कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है पैसों के लिए उसका इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। चलो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए 10th क्वेश्चन को देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि यूज एंड थ्रो स्लीपर्स को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं आप कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही हो जाती है। ये ट्राइफेड जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं उसका एक प्रोडक्ट है। 100% इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और यू कैन लाइक यूज इट फॉर इंडोर यूसेज एज वेल, होम एंड होटल्स के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं। यूज एंड थ्रो स्लीपर्स चाइनीज प्रोडक्ट जैसा सुनने में लगता है, लेकिन हाँ क्या है ये बताएं मुझे। कॉमन सेंस को यूज करिएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज जानिए कि यस यहाँ पे यूज एंड थ्रो है तो 100% इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हम पॉलीथीन जैसी चीज को रिक्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि पॉलीथीन में क्या होता है, पॉलीबैग्स को इसलिए कर्टेल किया जा रहा है कि उसे यूज एंड थ्रो कर दिया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक मटेरियल काफी ज्यादा हमारे एनवायरमेंट को बर्बाद करता है। तो यस इको फ्रेंडली मटेरियल है, होटल होम्स के अंदर इसे यूज किया जा सकता है, ताकि आप इसे यूज करें होटल के अंदर और वहीं पे डस्टबिन में इसे डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है, देन क्या ये ट्राइफेड के द्वारा लेकर आया गया? नाउ दिस इज इनकरेक्ट। सुनने में लग सकता है कि ट्राइबल लोगों से ये प्रोडक्ट बनवाया जा रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो है KVIC का प्रोडक्ट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का प्रोजेक्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। 2 नए प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आए गए हैं, एक है खादी बेबी वेयर एंड होममेड पेपर यूज एंड थ्रो स्लीपर्स। ये 2 चीजें जो है अभी इन्वेंट करी गई हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं पूरा लेक्चर, और यहाँ पे 2 मिनट के अंदर हम इसे एक्टिवली रिवाइज करेंगे। एक्टिव रिवीजन का मतलब है आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल आंसर इट। चलिए 127th अमेंडमेंट किसको लेकर है जल्दी से बताइएगा। रिसेंटली इसे पास किया गया, और पास करने के बाद जब ये एक्ट बना, सो व्हाट वाज द नंबर अलॉटेड टू दिस? नंबर भी मुझे बताइएगा। ओबीसी को लेकर है, ध्यान रखिएगा, स्टेट्स को पावर जो है दी जा रही है दोबारा से। देन हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशन हुआ, यस और नो में बताइएगा कि क्या इस तरीके की कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कहा गया है जिसमें क्रिमिनल हिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स जो है उनके बारे में बताया होगा, यस और नो। इस चीज के बारे में बताइए। यहाँ पे वेरियस स्टेट्स के अंदर और वेरियस पार्टीज जो है किस किस तरीके से क्रिमिनल एलिमेंट्स को टिकट्स देती हैं उसके बारे में बताया गया है। देन हमारा डिस्कशन जो है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हुआ था, जहां पर हमने बात करी थी पूसा डीकंपोजर्स के बारे में। तो ये किस चीज से रिलेट करता है? इट इज कंसर्निंग स्टबल बर्निंग। जो स्टबल है उसका इस्तेमाल मैन्योर बनाने में किया जाएगा, सो दैट इज एन एडवांटेज जो कि किसानों को यहाँ पर मिलने वाली इन लो कॉस्ट कैप्सूल्स के थ्रू। देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम किसको लेकर है, कौन से मंत्रालय इससे एसोसिएट करता है? तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है बेगर्स के लिए जो स्माइल स्कीम है इसको लेकर आई है। इसकी फुल फॉर्म भी चाहे तो मुझे बता सकते हैं, वैसे मैंने आपको बताई भी थी। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा? मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो ये 6 पॉइंट जरूर लिखेगा। रिहेबिलिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन एंड स्किल उनको इम्पार्ट किए जाएंगे। NMEEE की फुल फॉर्म बताइए कौन कौन सी चीजें इसमें आती है? ये चारों ही हैं, पैट, MT, EEE, EFP एंड FDDD इसके अंदर आती है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो 50 डेज की सीरीज 100 डेज टू 100 डेज को आप exam.netmoc.com पर या netmoc.com पर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IUCN स्टेटस को लेकर था, लायन का जल्दी से बताएं। प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया ऐसे लोगों को जो कि लायन कंजर्वेशन को लेकर पैशनेट हैं, तो आंसर इज वल्नरेबल। फिर हमारा डिस्कशन जो है पासिस को लेकर हुआ, यहाँ पे लोकेशंस को लेकर हुआ रादर। तो सबसे नीचे था पेंगोंग सो, उसके ऊपर था गोगरा एंड उसके ऊपर था गलवान, और फिर दौलत बेग ओल्डी, ऊपर था आपका कराकोरम। ये सब चीजें याद रखिएगा। फिर हमने IPCC के बारे में जाना। IPCC को लेकर हमारा डिस्कशन हुआ जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा टाइम रखा गया, 2050 को यहाँ पे टारगेट ईयर के तौर पे रखा गया है। 6th रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट इनके द्वारा लेकर आया गया है। बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट क्या काफी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं? यस और नो में आंसर करिए, क्योंकि MNRE एंड यूनिडो जो है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी फंडेड लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है उसके थ्रू यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हमारा डिस्कशन जो है यूज एंड थ्रो स्लीपर्स को लेकर हुआ। कौन लेकर आया इसे? 100% इको फ्रेंडली मटेरियल है, होटल्स घरों में यूज किया जा सकता है, और इसे लेकर आया गया है KVIC के द्वारा। चलिए, आपके सैटरडे संडे को मैराथन सेशन आपको मिलेगा, तो उसे प्लीज जरूर अटेम्प्ट करिएगा। नीचे अभी भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स को जरूर लिखिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में क्या होगा, आप देखेंगे आपके मार्क्स आज 2 या 3 या 4 आ रहे हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे 6, 7, 8, 9 तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना है, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पे हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 365 डेज में यू आंसर 365 डिफरेंट आंसर्स। और जब यहाँ पर आप लद्दाख के बारे में बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सबसे उत्तरी पॉइंट बताएंगे, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट कौन सा है, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी याद आते जाएंगे। तो ये चीज जरूर करिएगा डेली बेसिस पे। देखिए, छोटे छोटे जब चीजें आप छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं, वही चीजें मिलके बाद में इतनी बड़ी चीज बन जाती है कि फिर आपको वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल सेविंग्स की भी बात करें, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ सेव करते हुए चलते हैं तो 5 साल 10 साल के बाद वो एक्यूमुलेट होकर कंपाउंडिंग इफेक्ट से कितनी बड़ी रकम बन जाता है। उसी तरीके से डेली बेसिस पे अगर आप ये छोटा छोटा एफर्ट्स लेते हैं अपनी तरफ से, क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो उसे गूगल पे सर्च करके फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, तो ग्रेजुअली वो चीज आपकी एक हैबिट बन जाती है और आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में जाते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होती है, क्योंकि उनके आंसर्स आपने पिछले 1 साल में दिए होते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट लद्दाख के अंदर कौन सा है वो मैंने आपसे पूछा था, जो आज हमने पीछे ग्राफिक के अंदर भी देखा, वो आंसर करिएगा। सेम चीज आपके मेंस के अंदर भी अप्लाई होती है, डेली बेसिस पे आंसर करते हैं। इमेजिन 365 डेज के बाद जब आपका एग्जाम आएगा, 365 आंसर आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। 365 आंसर अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, 20 से 25 क्वेश्चन अगर एक मेंस के क्वेश्चन के अंदर, एक मेंस के पेपर के अंदर आते हैं, 20 भी मानकर चले, तो यहां पर एक तरीके से आप ऑलरेडी कितने पेपर, 15, 3, 18 पेपर ऑलरेडी लिख चुके हैं जब तक मेंस का आंसर आपका आता है। तो जो व्यक्ति मेंस के पेपर से पहले टेस्ट सीरीज के लिए भाग रहा है, आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, 365 क्वेश्चन के आंसर लिख चुके हैं, मतलब 18 पेपर जो यूपीएससी के आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है यूपीएससी की मेन सीरीज टेस्ट सीरीज के लिए भाग रहा है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है 10, 15 या 20 टेस्ट भी दे दे, लेकिन जो उसकी तैयारी वो आखिरी के 2-3 महीनों में होगी, वहां पर इंप्रूवमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आप ग्रेजुअली इसे तैयार करते हैं, इट्स जस्ट लाइक कि कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट बेसिस पे पूरा 1 साल तैयारी करता है और जिम को अच्छे से करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री देयर इज अनदर वन जो कि 1 महीने में ही जाते ही कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेट उठा लूं, तो क्या होगा, इंजरी ही होगी। उसी तरीके से लास्ट के दिनों में तैयारी उतने अच्छे से नहीं होती अगर आपने पहले पूरा साल बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज करते जाते हैं, देन कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू ईट एन एलिफेंट यू हैव टू ईट इट बिट बाय बिट, तो उसे बिल्कुल एक एक चंक करके आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही चीज अप्लाई होती है, डेली बेसिस पे लिखेंगे तो वो आखिरी में जो टेस्ट सीरीज के लिए भागना पड़ता है वो नहीं भागना पड़ेगा, और तब प्रॉब्लम इसको लेकर नहीं आएगी। एंड इवन आप यहाँ पे 18 जो रोज एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक तरीके से आपने 18 यूपीएससी के पेपर लिख दीजिए, लिखिए, और लास्ट के महीने में अगर कोई व्यक्ति 20 पेपर या 30 पेपर भी लिख देता है, उसकी तैयारी भी आपके कंपैरिजन में अच्छी नहीं होगी। रीजन इज क्योंकि आप ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं, आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, वो इंप्रूवमेंट 1 महीने में होना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज स्माइल स्कीम, हाउ विल यू यूज इट एज अ डीएम टू हेल्प बेगर्स। तो स्माइल स्कीम क्या है, आप इसे बेगर्स को हेल्प करने के लिए एज ए डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कैसे यूज करेंगे, ये जो आंसर आपको मेंस के ग्रुप के अंदर देना है, जो आपका टेलीग्राम का नेटमॉक का यूपीएससी मेंस का ग्रुप है। इसी तरीके से इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्माइल स्कीम को कैसे यूज करेंगे या बेगर्स की हेल्प कैसे करेंगे, तो वो आपको इंटरव्यू के अंदर भी बताना पड़ सकता है। तो इसको रिकॉर्ड करके अपने आंसर को दीजिएगा। सेकंड चैनल के ऊपर आपको जो हिंदू के कुछ वीडियोस है वो मिलने शुरू हो गए होंगे, तो यहाँ पर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया गया है और आपके लाइव सेक्शन में भी सबसे ऊपर इसका लिंक दिया गया है। मार्क्स अपने जरूर लिख दीजिएगा, पीडीएफ आपको
आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।